आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। आज हम हमारे छत्तीसगढ़ का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। जी हाँ, प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का ये आज का टॉपिक होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस टॉपिक को मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ वैसे वैसे आप पढ़ते चलो, शानदार नोट्स बनाते चलो। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरातल, छत्तीसगढ़ की सरफेस की बनावट कैसी है, किस क्षेत्र में पहाड़ तो किस क्षेत्र में पठार है, कहाँ पाट तो कहाँ मैदान है, ये सारी जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा कैसा है। तो आज का टॉपिक आप सभी लिखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। चलिए, अगर हम बात करें प्रशासनिक आधार की, तो प्रशासन के आधार पर अगर हम छत्तीसगढ़ का विभाजन करें तो छत्तीसगढ़ को 5 डिवीज़न में, 5 संभाग में बांटा गया है। ये बात सबको पता होगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको अगर हम प्रशासनिक आधार पर इसका विभाजन करें तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। तो 5 भाग सबको पता है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संभाग हैं, ये 5 संभाग। अगर हम इसका वर्गीकरण देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 भाग है। ठीक है। अगर हम प्राकृतिक आधार पर जो भौतिक बनावट है छत्तीसगढ़ की, उस छत्तीसगढ़ की भू की गर्भ की संरचना कैसी है, उसका सरफेस कैसा है, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखें तो इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, इसी 4 भागों को तो हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है एक भाग, उसके बाद ये वाला हिस्सा है दूसरा भाग। ठीक है, तो ये समझना। और ये वाला हिस्सा है आपका तीसरा भाग, चौथा भाग। तो एक भाग जो है ये कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अभी हम डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं हर एक चीज को, कौन सा जिले में कौन सी पहाड़ी है, वहाँ की ऊंची चोटी क्या है। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपकी, बिल्कुल अंत तक अच्छे से देखे। पूर्वी बघेलखंड का पठार ये मध्य में है, तो ये कहलाता है महानदी बेसिन कहलाता है। ये वाला भाग जसपुर का और सामरी पाट का, सामरी पाट प्रदेश कहलाता है। और ये वाला कहलाता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन करेंगे तो ये 4 भाग है, और अगर हम प्रशासनिक आधार पर देखें तो ये 5 भाग है। तो प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को 5 डिवीजन में बांटा है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर देखोगे तो छत्तीसगढ़ के 4 भाग हैं। अब ये चारों भाग का कोना कोना, कहाँ कौन सी पहाड़ी है, कौन सी नदी किससे निकलती है, कौन से क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है, कौन से जिले के अंतर्गत आता है, हर एक भाग को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो ये 4 भाग के बारे में से हम एक भाग को आज पकड़ेंगे और उसका पूरा डिटेल हिस्सा अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी बघेलखंड, जसपुर, महानदी और दंडकारण्य, ये 4 भाग। अब ये चारों भाग कितने कितने प्रतिशत पर बटा है, तो इसको भी एक मोटा मोटी देख लो। छत्तीसगढ़ की ये 4 भौतिक बनावटों में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा
किसका क्षेत्रफल है? तो ये है महानदी बेसिन का। महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा 680। फिलहाल जो याद करा रहा हूं वैसे याद करना, ठीक है। तो 680 64 इसका क्षेत्रफल है, मतलब 68,064 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका आता है 390-60 वर्ग किलोमीटर दंडकारण्य पठार, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है 218-63 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जो सबसे छोटा पहाड़ प्रदेश है ये है 6208 वर्ग किलोमीटर। अब ये याद कैसे होगा? ये क्षेत्रफल आपको याद हो जाए ऐसा हम ट्रिक अभी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले परसेंटेज में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है मतलब महानदी बेसिन सबसे बड़ा, तो ये प्रतिशत में कितना है? तो ये है 50.34%। मतलब छत्तीसगढ़ के 100% में से 50% से अधिक तो महानदी बेसिन का है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है 28.91%, ये दंडकारण्य पठार का है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 16.16%, और ये वाला है 4.59%। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में ये 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा है पूछे तो याद रखना महानदी है। तो सबसे बड़े का नंबर मैं कर देता हूँ, सबसे बड़ा है ये, दूसरे नंबर पर बड़ा है ये, तीसरे नंबर का बड़ा है ये, चौथे नंबर पर मतलब सबसे छोटा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक। तो यहां पर अब ये परसेंटेज और क्षेत्रफल कैसे याद हो सकता है? तो याद अभी फटाक से हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई, इसको मैं अभी तुरंत के तुरंत आपको याद करा देता हूं ताकि एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। चलो फटाक से देख लो जी। तो ये है छत्तीसगढ़ का हिस्सा, चलो फटाक से ऐसे फिर से खींच देते हैं, ऐसे ही ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ का एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहां पर आप कैसे याद रख सकते हो? तो सीधा सीधा इसमें 2 तिया 6, बस इतना अगर आपको याद आ जाएगा तो अपने आप सब याद आ जाएगा। 2 के बाद 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 2 3 2 तिया 6, 2 3 6, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, इतना तो याद हो गया। ये देखो 2 3 6 6, स्टार्ट, याद हुआ। चलो अब इसके बाद आपको सीधा सीधा याद रखना है 218, ठीक है। 218 के बाद 680, 390, 620। अब ये धीरे से आपको याद होगा 218, 390, 680, 620। तो 2 तिया 6 से 218, 390, 680, 620, 80 20, 80 20, तो 680 और 20, 100 में से 80 बचा, 80 में से माइनस किया 80 को 100 में तो 20 बचा। तो एक मोटा मोटी कनेक्टेड है सब चीज। तो 218, 390, 680, 620 याद हुआ। इसके बाद अब जो आखिरी का अंक है उसको कैसे याद रखोगे? तो इसको सीधा सीधा ऐसे याद रख लो जी। 390 है तो 90 60, 90 60 बोलना सीख जाओ। 90 के बाद 90 60, 60 के बाद आता है 61, तो 60 है, फिर 61 है, फिर 62 है, फिर 63 है, फिर 64 है। तो ये सीक्वेंस में आप लोग केवल ये 61 वाले को हटा दो, बाकी 60 62 63 64 सबके साथ में लगा दो। तो यहाँ कैसे लिखोगे? तो 60 हो गया, 60 के बाद 61 को हटाने बोला तो 62, तो 62 तो है ही यहाँ पर, 62 तो ऑलरेडी है। 62 के बाद 63, तो यहाँ पर 63 को लगा दिया। 63 के बाद 64, तो 64 को लगा दिया। मतलब ये अपने आप याद हो गया। अब ये 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है, तो 6 2 0 8, ठीक है। तो कुल मिला के ये आंकड़े आपको भी तुरंत तो नहीं याद हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको याद हो जाएगा। तो ये वाला चीज आप याद रखिएगा। फटाक से एक बार और बोल रहा हूं मैं, 2 तिया 6 6 हो गया खत्म। तो मैंने आपको बोला 218, 390, ये 620 है, तो ये 680 याद हुआ। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको सीधा नंबर याद रखना, 60 के बाद 61 है, 62 है, 63 है, 64 है। 61 वाले को नहीं लेना है, तो 90 60 9060 ऐसे याद रहेगा। ये 60 के बाद 62 तो दिख ही रहा है, 62 के बाद 63, 63 के बाद 64, 6 और 2 कितना होता है? 8। तो ये हो गया आपका आंकड़ा
क्षेत्रफल, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका, दूसरे नंबर पर है इसका, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको दिमाग में अब सेट हो गया। अब अगर परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज में याद रखना ये वाला आपका 4% है, तो 4 चौक होता है 16, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो लगभग 32 के आसपास हम याद रखेंगे 28, ठीक है। और 16 तिया 48, 48 के आसपास हम याद रखेंगे 50। तो एक मोटा मोटी आपको याद रखना है, बाकी सब एक्यूरेट याद हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 के आसपास है, 16 तिया 48 के आसपास है। तो 32 में 4 कम किए 28, 48 में 2 बढ़ा दिया 50, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े आपको याद हुआ होगा थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो ये वाला 4% बताया, ये 4 चौक 16 बताया, 16 दूनी 32 से 28 याद रखना, 16 तिया 48 से 50 याद रखना, मोटा मोटी दिमाग में सेट हुआ। अब एक्यूरेट याद रखना है, तो एक्यूरेट कैसे याद रहेगा। एक्यूरेट भाई इसका 4.59 है, तो 4 के बाद 5, 4 और 5 9 होता है, 16.16% है। ये 50.34% है, और ये 28 के बाद 9 और 1 इसको दे दिया तो 1, तो 28.91%। तो एक मोटा मोटी ये आंकड़े आपके दिमाग में भी सेट हुआ, क्लास के अंत तक आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास के आखिरी तक एक बार और रिवीजन करेंगे, सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 4 भौतिक प्रदेशों को मैंने जो बताया, इनमें से हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा है महानदी बेसिन। तो सबसे पहले इसी बड़े वाले को स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन। उसके बाद फिर हम दंडकारण्य पढ़ लेंगे, फिर जसपुर सामरी पाठ पढ़ लेंगे, और उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ लेंगे। चूंकि ये छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। चलो, तो महानदी बेसिन को सबसे पहले पकड़ते हैं। महानदी बेसिन के बारे में सामान्य जानकारी, तो महानदी बेसिन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भौतिक प्रदेश प्राकृतिक विभाजन। अगर हम देखें तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमारे इस छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की बनावट है उसके पीछे वो किस पर डिपेंड है, तो छत्तीसगढ़ जो है उसकी धरातल पर कहीं सरफेस है, तो कहीं भू के गर्भ में कुछ अलग चट्टानें हैं, तो कहीं वातावरण का अलग ही प्रभाव है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक जो डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग विभाग हैं, उसको अलग अलग दर्शाती है, ठीक है। तो कहीं वातावरण अलग है, तो कहीं की भौतिक बनावट यानी सरफेस अलग है, तो कहीं की पठारी क्षेत्र है, तो कहीं पहाड़ी है, तो कहीं पाठ प्रदेश है। उस हिसाब से हमने 4 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। अब ये महानदी बेसिन कौन सा, तो मैंने आपको बताया जो महानदी है बेसिन है ये 68064 मतलब 68064। अब धीरे से याद हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी याद ना आए एग्जाम में तो 2 या 6 कर लेना, वो सब याद हो जाएगा, एग्जाम में बन ही जाएगा। तो 68064 के साथ ये महानदी बेसिन है। इस महानदी बेसिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। इस महानदी बेसिन को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग कहलाता है सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। और दूसरा भाग कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इस छत्तीसगढ़ के मैदान को भी अभी हम बांटेंगे 2 भागों में। सीमांत उच्च भूमि को हम लोग बांटेंगे अलग अलग 4 भागों में। तो सीमांत उच्च भूमि में क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये महानदी बेसिन जो है इसको हमने ए में बांटा सीमांत उच्च भूमि, और एक बी बोल दिया, बी में बांटा छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ये टोटल 68064 है। तो ये वाला कितना है सीमांत उच्च भूमि,
तो सीमांत उच्च भूमि कितना है? तो सीमांत उच्च भूमि है 36, है ना। उस 68 में से ही निकालूंगा 36 4 64। उस 68,064 में मैंने 36 4 64 को अलग किया। अब उसमें से माइनस करोगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 31 600। अब या तो दोनों को आपस में जोड़ के देख लो आप लोग, है ना। ये 64 का 64 आ गया, उसके बाद 6 और 4 10, एक उधर गया, 6 7 8 और एक 3 3 6। तो ये दोनों को आपस में अगर आप जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? 68,064। तो यहाँ पर इसी महानदी बेसिन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग है सीमांत उच्च भूमि और दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान। अब सीमांत उच्च भूमि में कौन कौन से क्षेत्र को हमको पढ़ना है? तो सीमांत उच्च भूमि में हम लोग यहाँ पर इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं दिशा के हिसाब से, और उसके बाद उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिशा के हिसाब से इस महानदी बेसिन को 4 भाग में हम तोड़ रहे हैं। तो एक भाग उत्तर की तरफ है। लो भाई, दिशा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाला उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। तो एक भाग कहलाता है उत्तरी उच्च भूमि, या उत्तरी सीमांत उच्च भूमि बोलो, या उत्तरी उच्च भूमि बोल दो सीधा सीधा। तो एक भाग है उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद एक भाग है आपका पूर्वी उच्च भूमि। इस सब को डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन ना, इसके अंदर पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो उत्तरी उच्च भूमि ये हो गया नॉर्थ तरफ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो पूर्वी उच्च भूमि एक भाग होगा दक्षिण उच्च भूमि और एक भाग होगा पश्चिम उच्च भूमि। तो ये 4 भाग में मैंने दिशा के हिसाब से इसको बता दिया, क्योंकि सीमांत उच्च भूमि है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो सीमा के अंत में जो भूमि है, जो जिले हैं, उसका उच्च भूमि दर्शा रहा है। तो इस सीमांत उच्च भूमि को हमने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ के मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? तो छत्तीसगढ़ के मैदान को भी हम अलग अलग भाग में बांटेंगे। अब हालांकि 31,600 जो है इसके भी 2 भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं। एक भाग इसमें से अगर हम एक भाग को लिखे, ए करके लिख देता हूं, ठीक है, स्मॉल ए से ऐसे दिखा दूं, तो एक भाग कहलाता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या कहलाता है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है। इसके अंतर्गत ही और चीज देखेंगे। और दूसरा है दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। तो एक बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है और दूसरा दुर्ग रायपुर का मैदान है। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में क्या क्या चीजें आ जाएगी? तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में आपको एक हसदेव नदी देखने को मिलेगा, वहीं मांड नदी देखने को मिलेगा। तो हसदेव मांड बेसिन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये कहीं ना कहीं हसदेव नदी और मांड नदी के बीच का आब है, बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कह रहे हैं। या इसी को मैं और इसी के अंतर्गत लिख सकता हूं हसदेव मांड बेसिन, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अभी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर नदियों के आसपास जो उसका क्षेत्र है वो उसका बेसिन कहलाता है, नदी बेसिन। अब अगर हम देखें कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है वो आब कहलाता है, दोआब। जैसे 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब है, वैसे 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो ये हसदेव और मांड बेसिन में ही बिलासपुर रायगढ़ मैदान देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं दुर्ग रायपुर के मैदान की बात करूं, दुर्ग रायपुर मैदान की बात करूं, तो दुर्ग रायपुर मैदान में यहां पर आपको कई नदियां मिलेंगी। जैसे कि एक नदी मिलेगी आपकी महानदी, एक नदी मिलेगी शिवनाथ नदी, दोनों के बीच का आब मिलेगा दोआब। तो एक भाग तो सीधा सीधा ऐसे ही बोलूंगा मैं, एक शिवनाथ और महानदी के बीच का क्षेत्र, तो शिवनाथ महानदी दोआब बोल सकते हैं। अभी मैं इसको सब दिखाऊंगा नक्शे में। तो शिवनाथ और महानदी के बीच का क्षेत्र
ये दुर्ग रायपुर के मैदान के अंतर्गत है। उसके अलावा शिवनाथ नदी के उस पार का क्षेत्र, तो शिवनाथ पार का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवनाथ पार का मैदान कहलाता है। तो ये याद रखना, शिवनाथ नदी के उस पार का क्षेत्र शिवनाथ पार का मैदान कहलाता है। वही बात अगर मैं महानदी की बात करूं तो महानदी के इस पार का क्षेत्र महानदी पार का मैदान कहलाता है। तो महानदी पार का मैदान। तो यहां पर थोड़ा सा समझना, यहां पर हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है महानदी बेसिन। फिर से देख लो एक बार, हम छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन है। और आज महानदी बेसिन के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो पहले नंबर पर महानदी बेसिन, जिसके बारे में मैंने बताया, इसका क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर। इस महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है वो सीमांत उच्च भूमि है और दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इसको मैं नक्शे में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसको बस देख ले रहो, ठीक है। अब अगर 2 भाग में बांटा तो एक भाग 36,464 है और छत्तीसगढ़ का मैदान का एक भाग 31,600 है। ये छत्तीसगढ़ का मैदान वाला ही भाग पंखाकार आकृति लिया हुआ है, इसलिए इसे पंखाकार आकृति का मैदान भी कह देते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इस सीमांत उच्च भूमि का उत्तरी हिस्सा उत्तरी उच्च भूमि कहलाएगा, नीचे का हिस्सा दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्व का पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिम का पश्चिमी उच्च भूमि। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको पूरा बिलासपुर मिलेगा, रायगढ़ मिलेगा, वहीं आपको दुर्ग और रायपुर मिलेगा। तो इसके बीच का हिस्सा जिसमें आप बोलोगे तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान किसकी वजह से बना? हसदेव नदी और मांड नदी की वजह से, इसलिए उसे हसदेव मांड बेसिन कहते हैं। वहीं दुर्ग रायपुर का मैदान किसकी वजह से बना? तो शिवनाथ नदी और महानदी की वजह से बना। तो एक शिवनाथ के उस पार का क्षेत्र तो शिवनाथ पार का मैदान कहलाता है, महानदी के इस पार का क्षेत्र महानदी पार का मैदान कहलाता है, और शिवनाथ और महानदी के बीच का आप द्वाब कहलाता है। तो 3 भाग यहां पर हो गया, एक भाग यहां हो गया, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का ये मैदानी भाग हो गया। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक विभाजन, जिसमें महानदी बेसिन हमने शुरू किया। और इस महानदी बेसिन में आज हम जो शुरू करेंगे, इस महानदी के अंतर्गत सीमांत उच्च भूमि बड़ा है, इसलिए एक एक करके पढ़ेंगे। और इस सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हम उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये भी एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जब ये खत्म होगा तो फिर हम छत्तीसगढ़ के मैदान को पकड़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको खत्म करने में थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए, सीमांत उच्च भूमि, तो इसके लिए पूरी एक क्लास लग जाएगी, 1-2 क्लास लग जाएगी, इतना बड़ा है ये। तो इसलिए इसको याद रखना हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास में ये जाके खत्म होगा सब चीज़। इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं वो सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि में हम लोग इनमें से किसी एक के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीमांत उच्च भूमि को हेडिंग आप लोग कॉपी में डालिएगा, सीमांत उच्च भूमि, फ्रंटियर हाईलैंड। अगर इंग्लिश में बोले तो ये है आपका महानदी बेसिन के अंतर्गत सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि। अब इस सीमांत उच्च भूमि को अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो चलिए एक बार थोड़ा सा एक झलक तो उसको छत्तीसगढ़ में देख लो, छत्तीसगढ़ के नक्शे में कि कहाँ पर है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर डिटेल में चलेंगे। तो ये वाला भाग है, मैं एक मोटा मोटी अभी ऐसी बना रहा हूँ, बाकी इसको आपका डिटेल में बताएंगे कौन सा जिला किस भौतिक प्रदेश में आता है। ये एक पार्ट प्रदेश मैंने बताया, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया इधर पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा बताया, तो ये पूर्वी बघेलखंड का वाला हिस्सा हो गया। तो ये दूसरा भौतिक प्रदेश मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। 1 और 2 हुआ। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है मध्य वाला क्षेत्र। तो मध्य वाले क्षेत्र में आपका पूरा कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसको भी मैं इसमें डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो ये कौन सा जिला कहाँ से कहाँ कौन कौन सा आएगा, इसको अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ऐसा करके ये गया हुआ है। तो ये वाला हिस्सा ये सीमांत उच्च भूमि है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सीमांत उच्च भूमि जो दिख रहा है ये इस कलर में चॉकलेटी टाइप का दिख रहा है,
और जो बीच का हिस्सा है ये वाला हिस्सा मैदानी भाग है, ये वाला पूरा मैदान है जिसमें दुर्ग रायपुर का मैदान है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, ये पूरा हरियाली ग्रीन ग्रीन मैदानी क्षेत्र है, मान के चलो ग्राउंड है, मैदानी क्षेत्र है। और जो सबसे नीचे का क्षेत्र है ये है आपका दंडकारण्य का पठार। तो नीचे का हिस्सा ये वाला पूरा दंडकारण्य का पठार। तो ये चीज़ तो मैंने अभी ऐसे बना दिया, लेकिन इसमें कौन कौन से जिला किस किस के अंतर्गत आएगा ये चीज़ अब एक एक करके हम देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन जो 4 भागों में बटा है। एक भाग कौन सा? तो एक है ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक। और जो बीच वाला भाग है इसी को हम पूरा महानदी बेसिन बोलते हैं। और इसी महानदी बेसिन का ये 2 भाग है, एक भाग जिसको मैं ए करके लिख रहा हूं सीमांत उच्च भूमि, और दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदानी भूमि, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए वाले को पढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? तो ये जो सीमांत में है, सीमा के अंत में है, यहीं पर आपको ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची पहाड़ी मिलेगी। तो इस क्षेत्र में पूरी पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पहाड़ी क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा है। एक भाग है उत्तर का, तो उत्तरी उच्च भूमि, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो यहाँ पर सीमांत उच्च भूमि में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस सीमांत उच्च भूमि में 4 भाग, जिसमें से हम सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं इस पश्चिमी उच्च भूमि के बारे में। तो सबसे पहले इस तरफ का जो हिस्सा है पश्चिमी उच्च भूमि, इसको पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी उच्च भूमि पढ़ते हैं। पश्चिमी उच्च भूमि, ये पूरा ग्रे कलर वाला कितने हिस्से में बटा हुआ है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अगर क्षेत्रफल में देखोगे तो ये 36, 4, 64, ये जो दिख रहा है इसका एक हिस्सा पश्चिम वाला हम अभी शुरू कर रहे हैं, ये वाला भाग शुरू कर रहे हैं। तो 36, 4, 64 में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। अब पश्चिमी उच्च भूमि को थोड़ा ध्यान से देखना। इस पश्चिमी उच्च भूमि में आपको क्या मिलेगा, कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो इस छत्तीसगढ़ के नक्शे को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर थोड़ा समझना। ये वाला जो मोहला मानपुर का हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा दंडकारण्य में आता है और कुछ हिस्सा आपके इस सीमांत उच्च भूमि में आता है। तो यहां से समझना, ये मोहला मानपुर का अंबागढ़ चौकी है। इस अंबागढ़ चौकी से लेकर के ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो यहां पर अंबागढ़ चौकी के ऊपर में ये राजनांदगांव है। राजनांदगांव के ऊपर में जाओगे तो यहां पर केसीजी है। यहां पर जाओगे तो आपको मिलेगा केसीजी के ऊपर में कबीरधाम, और कबीरधाम के ऊपर में इधर जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा मुंगेली। तो आप देख सकते हो कि ये छत्तीसगढ़ का पश्चिमी उच्च भूमि कौन कौन से जिले में आ रहा है। तो ये पेंड्रा लोरमी के पठार तक फैला हुआ है। यहां पर पेंड्रा लोरमी का पठार है, यहां तक फैला है इस अंबागढ़ चौकी से। तो हम अभी एक भाग इसको पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? तो पश्चिमी उच्च भूमि का ये वाला विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से लेकर के ऊपर गोल्ला पेंड्रा मरवाही यानी लोरमी के पठार तक इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ तक विस्तार है? तो अगर आप देखोगे तो मुंगेली से लेकर के अंबागढ़ चौकी तक इसका विस्तार है, यहां से यहां तक इसका विस्तार है। मुंगेली में ही पेंड्रा लोरमी का पठार ये सब लगा हुआ है, गोल्ला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो जिलों में याद रखना मुंगेली से लेके अंबागढ़ चौकी। अब अंबागढ़ चौकी बस क्यों लिखा, मोहला मानपुर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस अंबागढ़ चौकी के नीचे का हिस्सा जो मोहला मानपुर तहसील है, ये मोहला मानपुर तहसील ये दंडकारण्य के भाग में आ जाता है। तो प्राकृतिक आधार पर, भौतिक बनावट के आधार पर ये मोहला मानपुर दंडकारण्य का हिस्सा है, याद रखना।
जिसका दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा जो कि अंबागढ़ चौकी है, ये इस सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा है छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन का, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब हम अगर देखेंगे तो एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी उच्च भूमि कहां से कहां फैला है मैंने बताया आपको, तो ये अंबागढ़ चौकी से लेकर के मुंगेली तक फैला है। अंबागढ़ चौकी से मुंगेली ऊपर की तरफ जाओगे तो बीच में कौन कौन से जिले, तो अंबागढ़ के ऊपर में राजनांदगांव है, राजनांदगांव के ऊपर में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है, उसके ऊपर में कबीरधाम है, उसके ऊपर में मुंगेली, यहां तक इसका विस्तार। तो यहां पर आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख लो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मुंगेली में इसका विस्तार है। लो भाई, इसका विस्तार कहां तक है इसको लिख देते हैं। तो इस पश्चिमी उच्च भूमि का विस्तार मुंगेली में है, मुंगेली के नीचे कबीरधाम में है, केसीजी में है, राजनांदगांव में है, और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का केवल अंबागढ़ चौकी में है, अंबागढ़ चौकी में है। तो ये चीज याद रखना, विस्तार की मैंने बात किया। ठीक है, विस्तार की मैंने बात किया, तो ये हो गया पश्चिमी उच्च भूमि। अब इस पश्चिमी उच्च भूमि में जो एक एक है, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि मुंगेली में क्या है, कबीरधाम में कौन सी पहाड़ी है, केसीजी में क्या कुछ खास है, राजनांदगांव में क्या है, अंबागढ़ चौकी में कौन सी प्रमुख पहाड़ी है। तो एक एक जगह जिसका इसका विस्तार दिख रहा है, उस एक एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सीमांत उच्च भूमि जिसका क्षेत्रफल 36,464, जिसमें चारों दिशा में चारों उच्च भूमि हैं, जिन चारों उच्च भूमि में मैंने अभी शुरू किया पश्चिमी उच्च भूमि। तो पश्चिमी उच्च भूमि के बारे में मैंने बताया कि इसका विस्तार कहां से कहां तक। तो अब इसको थोड़ा समझना, मैं इसी पोर्शन को ना आपको दिखा रहा हूं, ये वाले पोर्शन को बस बना के दिखाऊंगा। मतलब ये देखो, ये बस हिस्से को मैं पकड़ के अलग कर रहा हूं, ये डब्बा दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा है ना, इसी को बस मैं अलग कर रहा हूं, इसी को बस पकड़ के अलग कर रहा हूं, इसी को समझना। तो किसको पकड़ के अलग कर रहा हूं, मतलब यहां से लेकर के ये जो करिया कलर का दिखा रहा हूं इसको समझना, यहां से लेकर के ये वाले भाग के बारे में आपको भी पढ़ाने वाला हूं। ये डब्बा जो दिख रहा है ना, यही डब्बे को उठा के यहां रखा, अब इसको मैं अगले पेज में इस डब्बे को उठा के रख रहा हूं। तो पश्चिमी उच्च भूमि को मैं डब्बे में दिखाता हूं, सबसे ऊपर से लेकर के ये लो पूरा नीचे तक। ठीक है, इसमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ये पश्चिमी उच्च भूमि है, पश्चिमी उच्च भूमि। तो पश्चिमी उच्च भूमि में आपको कौन सी श्रेणी मिलती है, तो याद रखना मैकल श्रेणी मिलती है, यही पश्चिमी उच्च भूमि है, मैकल श्रेणी पश्चिमी उच्च भूमि। अब इस पश्चिमी उच्च भूमि में मैंने आपको याद कराया, ऊपर में मुंगेली, मुंगेली के नीचे मैंने बताया कबीरधाम, उसके नीचे में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर राजनांदगांव, फिर अंबागढ़ चौकी, यहां तक याद हुआ। ऊपर मुंगेली, उसके नीचे है आपका कबीरधाम, कबीरधाम के नीचे है आपका केसीजी, उसके नीचे है राजनांदगांव, उसके नीचे है अंबागढ़ चौकी। तो मुंगेली वाला हिस्सा ऊपर, ठीक, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा है कबीरधाम। तो इस कबीरधाम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, मुंगेली में क्या है, कैसा है, कौन सा पठार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां से मनियारी नदी का उद्गम है, उसको हम लोग ऊपरी हिस्से में काउंट करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हम दुर्ग संभाग का जो हिस्सा है उसको टारगेट करते हैं। तो दुर्ग संभाग में कबीरधाम, केसीजी, राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा अगर डिवाइड कर दूं, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी मैं 4 भाग में डिवाइड कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये दुर्ग संभाग का 1, ये केसीजी में कुछ खास चीज नहीं 2, और ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का 3रा भाग। तो दुर्ग संभाग का ये कौन सा जिला बताया, ये कबीरधाम है, ये केसीजी है, ये राजनांदगांव है, और ये वाला मोहला मानपुर का अंबागढ़ चौकी है। ये समझ में आया, 4 भाग कर लिया। मैं इसमें ज़्यादा काम झाम नहीं, इसलिए इसको पतला बनाया हूँ, और इसमें ज़्यादा चीज़ें अभी बताऊँगा, इसलिए थोड़ा मोटा बनाया हूँ। अब कबीरधाम में क्या क्या खास बात है, इस पर हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कबीरधाम क्या है,
तो कबीरधाम आप सभी को पता है कि कबीरधाम का पहले नाम कवर्धा था। 2003 में इसका नामकरण चेंज हुआ और कबीरधाम बन गया। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1998 है। तो कबीरधाम में कहाँ से कहाँ तक इसको समझना डिटेल में। तो ये वाला कबीरधाम का ऊपर मुंगेली से लेकर के पूरा ये वाला हिस्सा, ये पूरा है आपका मैकल श्रेणी। क्या है? मैकल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अब ये मैकल श्रेणी को यहाँ पर दिखाता लेकिन इसको इधर दिखाया। अब समझ जाना ये पूरा का पूरा क्या है? मैकल श्रेणी है। इस मैकल श्रेणी के सबसे ऊपरी भाग जो मैं बताया ये वाला क्या है? लोरमी का पठार है। याद रखना ऊपर में क्या है? लोरमी का पठार है। लोरमी का पठार। अब कबीरधाम में क्या क्या चीजें पड़ेगी तो इसको थोड़ा समझना, याद करते चलना मेरे साथ। कबीरधाम में एक पहाड़ी, यहां पर एक पहाड़ी याद रखो। कबीरधाम में एक पहाड़ी यहां पर याद रखो। ठीक है, फिलहाल कबीरधाम को ही टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट करते हैं कबीरधाम को। हालांकि कबीरधाम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक करके अपन धीरे धीरे करके कबीरधाम को पकड़ते हैं। चलो, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा तो होगा जगह मेरे लिए, एक एक पार्ट को पकड़ूंगा तो बहुत लंबा होते जाएगा ना, समझते चलना। तो ये है कबीरधाम। कबीरधाम में ये जो पहाड़ी बनाया ये है महोबा की पहाड़ी। महोबा की पहाड़ी। ठीक है, ये है कांदावनी की पहाड़ी। कांदावनी की पहाड़ी। ओके, डिटेल में चल रहे हैं अपन, याद रखिएगा। आप तैयारी जो भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में 100 में 100 लाने का टारगेट करना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो महोबा की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी। अब महोबा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से एक नदी पीछे की तरफ जाती है, इस नदी को कहते हैं बंजर नदी। ठीक है, बंजर नदी। कांदावनी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहां से होता है हाप नदी का उद्गम। हाप नदी। ठीक, तो बंजर नदी पीछे जा रही है, नर्मदा नदी में जाके मिलेगी। हाप नदी जो है वो शिवनाथ नदी में जाके मिलेगी। तो ये कहाँ से निकल रही है? कबीरधाम से। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? कबीरधाम। तो कबीरधाम को ही मैं भी थोड़ा फोकस कर रहा हूं। इस मैकल श्रेणी का कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम लोग? कबीरधाम। तो मैकल श्रेणी का कबीरधाम श्रेणी को थोड़ा फोकस करना जी, है ना। इस श्रेणी को खत्म करेंगे अपन आज अच्छे से। तो कबीरधाम को मैं फोकस कर रहा हूं। तो कबीरधाम के नीचे केसीजी है, इसको मैं पूरा को एक ही मान के चल रहा हूं, अभी कबीरधाम ही समझ लो। तो कबीरधाम वाला हिस्सा मान के चलो, ये पूरा कबीरधाम ही है, ये मान के चलो। ठीक है, अभी पूरे कबीरधाम में इतनी पहाड़ी है कि जगह कम पड़ेगा अपने को। तो ये पूरा कबीरधाम है मान के चलो। अब कबीरधाम में एक महोबा की पहाड़ी है और एक है कांदावनी की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक फेमस जगह आप लोग याद रखना, पचराही। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। छत्तीसगढ़ में जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से आपको, है ना कोई चीज़ मिलती है, पुरातात्विक चीज़ें मिलती है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कहलाता है। ये याद रखना, पचराही। पचराही। और इस तरफ जो मैकल श्रेणी गया हुआ, ये पूरा मैकल श्रेणी है ना, इसी का सब भाग है। इस मैकल श्रेणी में एक ऊंची चोटी मिलेगी आपको इस तरफ, जो कबीरधाम में, ये पूरा जिला किसके बारे में बता रहा हूं? कबीरधाम। इस ऊंची चोटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसे कहते हैं बदरगढ़। बदरगढ़ की ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है बदरगढ़, जो मैकल श्रेणी में है, जो कि कबीरधाम जिले में है। तो ये पूरा जिला क्या है? कबीरधाम है, जिसमें कबीरधाम का एक हिस्सा ऊपरी में महोबा की पहाड़ी है, एक हिस्से में कांदावनी की पहाड़ी है। महोबा की पहाड़ी से बंजर नदी का उद्गम, कांदावनी की पहाड़ी से हाप नदी का उद्गम। नीचे में एक स्थल है पचराही, उसके बाजू में बदरगढ़ एक ऊंची चोटी है 1176 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नेशनल हाईवे हमारा जाता है 30। तो नेशनल हाईवे 30 को गुजार देते हैं भाई। ये नेशनल हाईवे 30 गया हमारे छत्तीसगढ़ में। नेशनल हाईवे 30 जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी
नेशनल हाईवे है। 636 किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे नेशनल हाईवे, सबसे लंबी नेशनल हाईवे 30, जो कि प्रवेश कहाँ से, तो यहाँ पर एक घाटी मिलेगी, एक घाटी मिलेगी, ये घाटी कहलाती है चिल्पी घाटी। तो इस क्षेत्र में एक घाटी है, ये कौन सी घाटी है, इसे कहते हैं हम चिल्पी घाटी। चिल्पी घाटी, इस चिल्पी घाटी के हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पलक झपका कैमरा, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे कोल्डेस्ट जगह है ये, छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थल मेन पार्ट है। दूसरा सबसे ठंडा स्थल पूछ दे तो चिल्पी घाटी। जैसे मेन पार्ट में जाओगे तो वहाँ ठंडी लगेगी, अभी जाओगे ठंड में तो बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा, वैसे ही अगर चिल्पी घाटी में जाओगे तो वहाँ भी ठंडी लगेगी और वहाँ पे भी कभी कभी बर्फ़ देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट, जैसे भी नवंबर दिसंबर चलेगा, दिसंबर में मेन पार्ट जाओ बर्फ़ मिलेगा आपको, वैसे ही चिल्पी घाटी में भी मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ठंडा स्थल, दूसरा ठंडा स्थल क्या है, चिल्पी घाटी है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से एक अभ्यारण्य आपको कबीरधाम के पास, ठीक है। क्या है इस अभ्यारण्य का नाम, तो इसका नाम है भोरम देव। कौन सा अभ्यारण्य है, भोरम देव। तो इसको हम लोग यहाँ बना देते हैं, ये है भोरम देव, ठीक। तो कबीरधाम में आपको भोरम देव मिलेगा, ठीक है। भोरम देव जो बहुत लोग घूमने भी गए होंगे, बहुत ही फेमस जगह है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। ये एक छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य है जो छत्तीसगढ़ में सबसे, ठीक है, नवीनतम बना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, भोरम देव है। क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां बड़ा है। अगर छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, उसमें से 5वां बड़ा भोरम देव है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके नीचे कबीरधाम में और आओगे तो यहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसी मैकल श्रेणी का हिस्सा है। 1 2 3 4, ये सब पहाड़ियों के नाम को मैं साइड में फटाफट लिख देता हूँ। ये पहाड़ियों के क्या क्या नाम है, तो छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में आपको कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेगी। इन पहाड़ों के नाम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर एक पहाड़ी लिखा है, ये पहाड़ी है झाला पहाड़, इसे कहते हैं झाला पहाड़। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ये है झाला पहाड़। दूसरी झाला पहाड़ के नीचे आओगे तो इसी को देवसानी की पहाड़ी कहते हैं, देवसानी की पहाड़ी, देवसानी की पहाड़ी कहते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा आओगे तो ये वाला कहलाता है आपका लीलावनी की पहाड़ी। तो ये सब जगहों के नाम को याद रखते चलो। उसके नीचे मिलेगा भूरू कुंड की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी हैं, ठीक है। तो ये सब किस क्षेत्र में है, तो कबीरधाम वाले क्षेत्र में मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जो कि पश्चिमी हिस्सा है। इन सब में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा समझ में आया। तो ये हो गया पश्चिम का एक जिला कबीरधाम के बारे में। कबीरधाम के जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, केसीजी। तो केसीजी में कुछ खास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, तो इसी के नीचे मैं अगर चलो इसको जोड़ दूं तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ऊपर में लोरमी का पठार था, नीचे में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है। तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में क्या चीज है, तो यहाँ पर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एक जिला, नवीनतम जिला बन गया है भाई। इसी खैरागढ़ में 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है, आमनेर, पिपरिया और मुस्का। तो याद रखना, ये 3 नदियों का संगम जो है शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। तो ये 3 नदियों को बस अभी सुन लिए रहो। इसी खैरागढ़, छुई खदान, गंडी में 1 नदी, 2 नदी, 3 नदियां संगम मिलके जाके शिवनाथ नदी में मिलती है, ये आमनेर नदी। तो आमनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी खैरागढ़ पर संगम बनाती है, याद रखना।
इसको हालांकि हम नदियों में और पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान में एक संगम, इस संगम का नाम खैरागढ़, जहाँ पर पिपरिया, मुस्का और आमने नदी मिलती है और यही जाके आमनेर आगे चल के शिवनाथ नदी पे मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हाप नदी आ रही है, यहाँ आमने नदी है, ये शिवनाथ नदी पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आमनेर और हाप नदी को याद रखना। चलो भाई इसके आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे कबीरधाम का हिस्सा। तो कबीरधाम के इस भाग को मैं इधर रखता हूँ, इसी पेज में बना दूं कबीरधाम के अलावा राजनांदगांव को। चलो अगले पेज में चलते हैं, राजनांदगांव को अगले पेज में लेके चलते हैं। चलिए अगले पेज में आ जाओ, राजनांदगांव को देख लेते हैं। राजनांदगांव जिला ये भी मैकल श्रेणी का ही भाग है। राजनांदगांव उच्च भूमि, राजनांदगांव का उच्च भूमि के बारे में देख लेते हैं। तो राजनांदगांव को भी चलो एक बड़े से डब्बे में बंद कर दे और इस राजनांदगांव के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो राजनांदगांव में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। राजनांदगांव में भी बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। जैसे ऊपर में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया महोबा की पहाड़ी, ऊपरी हिस्सा इस कबीरधाम का, वैसे राजनांदगांव के ऊपरी हिस्सा यहाँ पर एक पहाड़ी आप याद रखें। हालांकि राजनांदगांव में ढेर सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस पहाड़ी का नाम है लामटी डोंगरी, लामटी डोंगर की पहाड़ी। डोंगर मतलब पहाड़, गुफा होता है। ठीक है, तो लामटी डोंगरी की पहाड़ी याद रखना, राजनांदगांव का एक भाग है लामटी डोंगरी की पहाड़ी। इस लामटी डोंगरी में आपको जो एग्जाम में पूछा है राजनांदगांव में कौन सा, है ना, कौन सा ग्रेनाइट मिलता है, तो पिंक ग्रेनाइट मिलता है। याद रखिएगा, पिंक रंग की, गुलाबी रंग की, या इसी को गुलाबी रंग लिख लो, गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ देखने को मिलती है, तो गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें हमको राजनांदगांव क्षेत्र में देखने को मिलता है। याद रखना गुलाबी रंग की ग्रेनाइट। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी, कुल्हारी की पहाड़ी। राजनांदगांव में यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी, कुल्हारी की पहाड़ी, कुल्हारी की पहाड़ी, कुल्हारी की पहाड़ी। और इधर, इधर क्या है आपका, मध्य प्रदेश है। इधर का हिस्सा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसे हम मलाज खंड कहते हैं। मलाज खंड याद रखना बहुत ही फेमस है, मलाज खंड बहुत ही फेमस है। मलाज खंड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है कॉपर, और कॉपर चूंकि मध्य प्रदेश में मिलता है तो समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ में भी कॉपर थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि कॉपर छत्तीसगढ़ में इतने भारी मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के मलाज खंड में है और यहाँ कॉपर है। और कॉपर अगर मध्य प्रदेश में मिलता है, और चूंकि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ है जो कि राजनांदगांव का हिस्सा है, तो चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको कॉपर मिलने वाला है। तो इसी मलाज खंड के इधर आपको एक जगह मिलेगा डूमर टोला। तो इस डूमर टोला में कॉपर बहुत फेमस है। याद रखना, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का डूमर टोला, जो राजनांदगांव में देखने को मिलेगा, डूमर टोला। ठीक, और इसी के नीचे में आपको बहुत सारे और टोले मिलेंगे, जैसे कि बदर टोला, बदरा टोला, यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था, बदरा टोला। याद रखना, यहाँ 1938 में जंगल सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कहीं ना कहीं 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, फिर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, मोहबना जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जंगल सत्याग्रह 1930 में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 1938 में बदरा टोला, जो कि इस राजनांदगांव भूमि पर पड़ती है, यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक, तो डूमर टोला, बदरा टोला, ये टोला टोला याद रखना। तो डूमरा टोला में कॉपर मिलेगा, बदरा टोला में आपको यहाँ 1938 में जंगल सत्याग्रह हुआ, और यहीं पर तो आपको डोंगरगढ़ मिलेगा, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, चांदी डोंगरी की पहाड़ी। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी मतलब इस राजनांदगांव के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पर राजनांदगांव में एक पहाड़ी का नाम याद रखना, चांदी डोंगरी। चांदी डोंगरी नाम सुने होंगे, चांदनी
चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी के नीचे मिलेगा डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के नीचे मिलेगा प्रज्ञागिरी, वही प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में ही एक तरीके से देखोगे तो कनेक्टेड है दोनों, तो डोंगरगढ़ है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। उसके नीचे एक चंद्रगिरी मिलेगी, जैसे चांदी है तो चांदी का चंद्र लगा दो, तो चांदी के नीचे चंद्र और गिरी है तो गिरी पर्वत है ना, तो चांदीगिरी, चांदी डोंगरी, चंद्रगिरी, ये सब पहाड़ों के नाम हैं। इस सभी क्षेत्र में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी का मंदिर है ना। चंद्रगिरी में याद रखना अभी वर्तमान में जैन मुनि जो विद्यासागर है उनका समाधि स्थल बनाया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा चांदी डोंगरी में फ्लोराइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में ही आपकी क्या है, डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। तो ये सब प्रमुख अलग अलग पहाड़ियाँ आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो कुछ पहाड़ियाँ ये राजनांदगांव का हिस्सा हुआ, जिसमें डुमरा टोला, बद्रा टोला, डोंगरगढ़, चांदीगिरी, चंद्रगिरी, चांदी डोंगर और प्रज्ञागिरी, ये सारी पहाड़ियों को आप अच्छे से याद रखें। अब ये कुल्हारी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ध्यान देना, इस कुल्हारी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं बाघ नदी। और ये बाघ नदी जा करके मिलती है महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी वैनगंगा में, और यही वैनगंगा नदी जाके मिलती है महाराष्ट्र से आने वाली गोदावरी नदी में, और यही गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ का एक अपवाह तंत्र है। तो कहीं ना कहीं इसी के नीचे ये पूरा राजनांदगांव है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, राजनांदगांव उच्च भूमि। तो राजनांदगांव उच्च भूमि में लामटी डोंगर की पहाड़ी याद रखना, कुल्हारी की पहाड़ी याद रखना, और बाकी प्रज्ञागिरी, चंद्रगिरी, चांदी डोंगर, डूमर टोला, बद्रा टोला, ये सब जगहों के नाम को याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका राजनांदगांव का हिस्सा। अब इस राजनांदगांव से नीचे और आओगे तो आपको मिलेगा अंबागढ़ चौकी। राजनांदगांव से थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अंबागढ़ चौकी। तो लो भाई अंबागढ़ चौकी को भी कनेक्ट इसी में ही कर देते हैं। ये है अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, इसके बारे में सुनिएगा। ये अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का उत्तरी हिस्सा है, और इस अंबागढ़ चौकी में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को हम कहते हैं पाना बरस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, पाना बरस। और इसी पाना बरस की पहाड़ी से आपको एक नदी का उद्गम मिलता है जिसे कहते हैं शिवनाथ नदी। तो ये पहाड़ी का नाम क्या याद रखोगे, पाना बरस की पहाड़ी याद रखना, पाना बरस की पहाड़ी। ये कहाँ पर है, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, जिले में अंबागढ़ चौकी के पास। अंबागढ़ चौक लिखा गया है, अंबागढ़ चौकी लिख लो। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये जो शिवनाथ नदी है ये इधर तरफ से होते हुए आ रही है, और ये जो है गढ़चिरौली एक जगह है, तो गोडरी की पहाड़ी से आती है, गोडरी की पहाड़ी। तो गोडरी की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, लेकिन हमारे एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा है कि शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो अक्सर हर बार आंसर पाना बरस की पहाड़ी ही लेता है। तो आप पाना बरस की पहाड़ी को ही लेना। लेकिन अगर देखोगे सर्वे में अगर देखा गया है तो ये एक्चुअल में पाना बरस की पहाड़ी से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गोडरी की पहाड़ी से आती है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम सब में आंसर शिवनाथ नदी का पाना बरस की पहाड़ी ही याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अंबागढ़ चौकी। तो कुल मिला के ये वाला पूरा हिस्सा हो गया पश्चिमी उच्च भूमि। तो ये वाला पश्चिमी उच्च भूमि का ऊपरी वाला भाग, पश्चिमी उच्च भूमि का निचले वाली भाग, ये सबको मैं एक साथ अगर फिर से जोड़ दूं तो यही पूरा का पूरा क्या कहलाता है, जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने पढ़ा पश्चिमी उच्च भूमि। तो पश्चिमी उच्च भूमि में हमने ये देखा कि ये पूरा पश्चिमी उच्च भूमि जो है यही पूरा मैकल श्रेणी कहलाता है, और इस मैकल श्रेणी का विस्तार जो है, इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में ऊपर मुंगेली से लेके कबीरधाम, कबीरधाम से लेके केसीजी, केसीजी से लेके राजनांदगांव, और राजनांदगांव से लेके अंबागढ़ चौकी तक इसका विस्तार है। ये हमने देखा। इस पूरे को अगर मैं एक साथ बना दूं तो ये पूरा विस्तार एक साथ देखोगे तो ये पूरा एक साथ है, जिसमें ये वाला लोरमी का पठार है, ये वाला कबीरधाम है, ये वाला केसीजी है, ये वाला राजनांदगांव है, और ये अंबागढ़ है।
तो यहाँ पर ये पूरा मैकर श्रेणी है। तो मैंने बताया ये लोरमी का पठार जो मैंने बताया, उसके नीचे में कौन सा जिला बताया मैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये है आपका कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है। उसके नीचे में राजनांद गांव के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, और उसके नीचे में अंबागढ़ चौकी के बारे में बताया। तो ये मैंने टुकड़ों में बताया और पश्चिमी का हिस्सा बताया। तो बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? क्या क्या चीज़ें बताया एक बार फटाफट देखो। तो यहीं पर महोबा की पहाड़ी है, यहीं पर कांदावनी की पहाड़ी है। महोबा की पहाड़ी से आपको बताया बंजर नदी का उद्गम, कांदावनी की पहाड़ी से बताया आपका हाप नदी का उद्गम। उसके बाद यहीं पर पचराही एक जगह है, फेमस जगह है पचराही। तो पचराही करके जगह मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसी यहाँ पर कबीरधाम जहाँ से नेशनल हाईवे 30 जाएगा, यहाँ पर चिरपी घाटी जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे कोल्डेस्ट जगह है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर कबीरधाम में आयरन ओर भी मिलता है। ध्यान देना, आयरन ओर, और आयरन ओर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोई लोहा मिलता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का याद रखना हेमेटाइट। हेमेटाइट टाइप का जो लोहा होता है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा इसी कबीरधाम के इकलामा करके जगह में देखने को मिलता है। तो इकलामा को याद रखना, इकलामा, चेलिकलामा, ये सब जगह है कबीरधाम में। कबीरधाम में यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर आपको मिलेगा भोरम देव मंदिर है। भोरम देव आपका एक अभ्यारण्य है, ये याद रखने बोला मैंने। उसके अलावा झाला पहाड़ याद कराया, देवसानी की पहाड़ी याद कराया, भुरुकुंड याद रखाया, और लीलावनी, ये सारी के सारी इस कबीरधाम में है। केसीजी में मैंने बताया कि यहाँ पर आपकी कौन सी नदी बताया था मैंने, मुस्का पिपरिया और आमनेर, यहाँ से नदी निकलती है मुस्का पिपरिया और आमनेर, जो कि ऊपर से जाती है, यहाँ से निकलती है हाप नदी। फिर राजनांदगांव में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लामटी की पहाड़ी है, लामटी की पहाड़ी जहाँ पर आपको पिंक ग्रेनाइट मिलता है। यहाँ पर कुल्हारी की पहाड़ी है जहाँ से बाघ नदी का उद्गम बताया। यहाँ पर आपको मैंने बताया यहाँ पर आपको एक सुरही नदी भी देखने को मिलेगी, ये भी याद रख लो, सुरही नदी, सुरही नदी, ठीक। उसके नीचे अंबागढ़ चौकी से यहाँ से शिवनाथ नदी। तो ये सारी की सारी इसी शिवनाथ नदी पे जाके मिल जाती है। तो शिवनाथ नदी पर यहाँ सुरही नदी, आमनेर नदी, हाप नदी, ये सारी की सारी नदियाँ मिलती हैं। राजनांदगांव में मैंने बताया यहाँ पर डोंगरगढ़ है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, चांदी डोंगर है, चंद्रगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और इनमें से सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। तो हमने अभी छत्तीसगढ़ के इस प्राकृतिक विभाजन में केवल एक पार्ट को स्टार्ट किया इस उच्च भूमि में, और इस उच्च भूमि का केवल एक पार्ट पढ़ा, पश्चिमी उच्च भूमि। अगली क्लास में मैं आप लोगों को पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी उच्च भूमि एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। फिर आपका ये खत्म हो जाएगा सीमांत उच्च भूमि। ओके, तो आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। आप डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो इससे डिटेल में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिल्कुल हल्के में और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल कुछ ही चीज़ याद रखनी है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ अच्छे से याद रखना कि इस पश्चिमी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है बदरगढ़। तो कुछ नहीं पढ़ना है जिसको, वो केवल इसको याद रख लो। और जिसको सब चीज़ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो एक एक जिले में जा करके हमने इतनी सारी पहाड़ियों के बारे में देखा, ये पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितना भी देखा आज की क्लास में, तो ये है हमारे महानदी बेसिन का एक सीमांत उच्च भूमि का एक पश्चिमी भाग। अगली क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं क्लास अच्छी थी सर, और आगे कंटिन्यू ऐसे ही क्लास लाइए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना है करके हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी डिटेल के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।